Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. We'll start new chapter, isomerism. चलो एक नोट लिखिएगा बेटा इसके लिए। कोई बताएगा क्या बेटा, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? एनीवन? Sir, the compounds which have different structures but same molecular form. Okay. So what is the structural isomerism? Sir, same structure. उदय ने जो बताया, अगर वो आइसोमेरिज्म के लिए डेफिनेशन है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या डेफिनेशन है? सर, उसमें जो बताया वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर वो स्ट्रक्चरल है तो फिर आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? या आइसोमेरिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती, होता केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। गाइस चलो नोट लिखो। different compounds which have same molecular composition, different compounds which have same molecular composition, in the bracket you can write formula. Are called isomers. Are called isomers. Different compounds which have same molecular composition, in the bracket formula, are called isomers. And the phenomenon of existence of these isomers and the phenomenon of existence of these isomers is called isomerism. Isomerism. These isomers may have different properties. These isomers may have different properties due to difference in the connectivity of atoms, difference in the connectivity of atoms or groups, or due to difference in relative orientations, relative orientations of atoms or groups in space. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Just read this once, everyone. Read कर लिया बेटा? Yes, sir. देखो
सबसे दो चीजें इसमें आपने लिखी है, एक लिखी है क्या बेटा, कनेक्टिविटी, और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, और ये लिखेंगे। ओरिएंट। देखो हमें रटना नहीं है, हाँ? अभी हमें कॉन्सेप्चुअली सोचना है क्या सही है और क्या गलत है। एक है कनेक्टिविटी और दूसरा है ओरिएंटेशन, कनेक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक दूसरा एग्जांपल ले लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4। इसको तुमने ध्यान से अगर देखा तो ये एक्चुअली दोनों के लिए C4H8 फॉर्मूला मैच करेगा, काउंट करके देख लो। Yes, sir. ठीक, लेकिन पहले वाले में कनेक्टिविटी देखो, C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर C2 C3 के बीच में डबल बॉन्ड है। कनेक्टिविटी बदल गई, Yes, sir. कनेक्टिविटी बदल गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमेरिज्म एराइज हुई, और ऐसी आइसोमेरिज्म को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो किसकी वजह से एराइज होती है बेटा, Connective difference in connectivity. ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। अब ओरिएंटेशन पे आते हैं। जैसे ये नीचे वाला एग्जाम्पल पिक करेंगे, और ये हमको पता है एक्चुअली, तो वो नीचे वाले एग्जाम्पल को जब हमने पिक किया तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज में लिख रहा हूं। एक ये वाली जिसमें एच एच सेम साइड पे है, याद है ना सिस ट्रांस पढ़ा था हमने एक बार कहीं ना कहीं Yes, sir. नोमेनक्लेचर में। ये तो यहाँ पर देखोगे तो कनेक्टिविटी सेम है, यानी H उसी सेकेंड कार्बन से कनेक्टेड है, H यहाँ थर्ड से कनेक्टेड है, यहाँ भी H उसी सेकेंड और थर्ड कार्बन से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन वही है, सब कुछ कनेक्टिविटी में सेम है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, सेम साइड अपोजिट साइड, वो नाम देते हैं व्हाट डू वी से, ओरिएंटेशन। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंस किस चीज का है बेटा, Orientation. ओरिएंटेशन। और इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म एराइज हुई उसको हमने नाम दिया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, Stereo isomerism. स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे, बट ये दो चीजें हैं जो पूरी आइसोमेरिज्म को कवर करेंगी। एक है कनेक्टिविटी, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने नोट में, और एक है ओरिएंटेशन। कॉपी दिस बेटा। Done, sir. Your classification. Classification. देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो जो अभी हमने एग्जांपल्स दिए उनके बेसिस पे आइसोमेरिज्म will be classified first into two categories, structural और स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। अच्छा, स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम भी है बेटा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म।
कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेटा। एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा हम लोग यहां पर लिखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इन सब का डिटेल्ड डिस्कशन होगा। देन वी हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखते हैं। देन वी हैव फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Functional isomerism, then we have metamerism. Then we have tautomerism. अच्छा, एक चीज क्लियर कर दे, ये जितनी भी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम लिखे हैं क्लासिफिकेशन में, ये जो टॉटोमेरिज्म है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉटोमेरिज्म। डिफिकल्ट भी है रिलेटिवली और इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्लासिफाई करते हैं दो में। एक लिखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरे को लिखते हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हम फर्दर दो में क्लासिफाई करके इसको स्टडी करते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको कॉपी कर लो बेटा, और फिर से वही कहानी बेटा, इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इस पूरे उसमें ये जो ऑप्टिकल दिख रहा है ना, ये मोस्ट डिफिकल्ट भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंस में जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल है, और फिर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सो इसको क्लासिफिकेशन जो है इसको पहले कॉपी कर लो, फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं, एंड विल स्टार्ट विद दिस चेन आइसोमेरिज्म। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, now we'll start with chain isomerism. चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म, पहले इसके लिए भी एक नोट लिखिएगा बेटा। different structural isomers which differ in their carbon chains, are called chain isomers,
and the phenomenon is called chain isomerism. And the phenomenon is called chain isomerism. देखो, क्लियर कट उसने आपको गाइड किया, किस चीज में डिफरेंस होना चाहिए बेटा? कार्बन चेन। कार्बन चेन, यस। अगर कार्बन चेन में डिफरेंस है तो आप उसको चेन आइसोमेरिज्म में रख दोगे, ठीक है? परेशान नहीं होना, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स होते हैं। जैसे अगर मैं लिख कर दूं आपको CH3 CH2 CH2 CH3, हम सब जानते हैं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, एल्केन है, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन लिखते हैं, याद है ना? अब अगर इसमें मैं एक कार्बन एटम कम कर दूं मेन चेन में और उसको कहां डाल दूं? ब्रांच में, ऐसे, तो इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे? चेन। इसमें देखो 4 कार्बन एटम्स की मेन चेन है, इसमें कितने कार्बन एटम्स की मेन चेन है? 3 कार्बन। 3, यानी कि इन दोनों में हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? डिफरेंस किस चीज का है? स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर का डिफरेंस वो जनरलाइज्ड हो गया, चेन का डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज में है? चेन का। चेन्स में, इसीलिए हम लोग इनको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। आई होप आप मेरी बात समझ पाए, सब बहुत आसान है। अब जैसे इसमें मैं दूसरे कई सारे एग्जांपल्स लिख सकता हूं, CH3 CH2 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 CH3, इसको देखो, इसको हम लिखेंगे एन पेंटेन। फिर मेन चेन में 5 कार्बन एटम्स थे, अब हम इसमें कर देते हैं 4 कार्बन एटम्स, ये हमारे लिए हो गया आइसोपेंटेन। फिर मेन चेन में हमने कितने कार्बन एटम्स कर दिए? अभी 3, और जो 2 मिथाइल है उनको हमने ऐसे ब्रांच कर। कितने कार्बन एटम्स? 2 ही आएंगे, एक आएगा, यस। ये हो गया। अब इसको नाम देने के लिए तो नियोपेंटेन। नाउ कॉन्सेप्चुअली इफ यू सी, यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स मेन चेन, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। डिफरेंस किस चीज का आया? चेन का। दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे और एग्जांपल्स ले सकते हैं, सो मेनी पॉसिबिलिटीज। CH3 CH2 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 और CH2, यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग, लेट अस से CH। अब एक केस हमने लिया है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH। दोनों एग्जाम्पल्स को देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5। इसमें देखोगे मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो यानी किस चीज का डिफरेंस आया? चेन का। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर्स। So many examples we can write. CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, एक ये उठा लो, और एक ले लेते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी आप पोजीशन देखोगे डबल बॉन्ड की, तो दोनों में 1 है, लेकिन इधर मेन चेन ये है, इधर ये मेन चेन है, चेन में डिफरेंस आया। इन दोनों को भी हम डाल देंगे किसमें? चेन आइसोमर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इन एग्जाम्पल्स को बेटा।
Done, sir. Now copy this part also. चलो नेक्स्ट लिखिएगा बेटा इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके लिए भी एक नोट, इसमें सिंपली ऐसा देखो, नाम से ही पता चलता है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट। देखो जितनी भी आइसोमेरिज्म्स लिख रहे हैं ना, ज्यादातर सिचुएशंस में नाम ही आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। सब में एक चीज कॉमन है, सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस जिस चीज का है, तो स्ट्रक्चर जब हमने जनरलाइज्ड वे में पूरा बोला एक, तो अगर डिफरेंस स्ट्रक्चर का तो स्ट्रक्चरल तो होगा ही होगा, लेकिन विद इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर में किस चीज की वजह से डिफरेंस आया, तो किसी में चेन की वजह से डिफरेंस आया, किसी में पोजीशन की वजह से डिफरेंस आया, किसी में फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंस आया, अकॉर्डिंगली वो क्लासिफिकेशन बन गया। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म को नाम से ही पता चल रहा है, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हियर वन आइसोमर, here one isomer is having an open chain structure. Open chain structure. And दूसरे के लिए पास क्या होगा, दो चाहिए ना आइसोमर्स के लिए। आइसोमेरिज्म तभी होगी ना जब दो कंपाउंड्स का आपस में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। So one isomer is having an open chain structure and second Closed chain structure. is having a ring structure. रिंग स्ट्रक्चर। तो बस जो नाम कह रहा था वो हमने कर दिया, बहुत सिंपल है। जैसे अगर एक रिंग में बनाकर दिखाऊं, ये इसको साइक्लो प्रोपेन कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका अगर फॉर्मूला निकालोगे तो ये C3 यानी 3 कार्बन एटम्स है और सब जगह CH2 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 है, तो ये हो जाएगा आपका H6। अब C3H6 रिकॉल करें तो C3H6 तो एल्कीन का फॉर्मूला है ना, एल्कीन। तो इसको हम लोग प्रोपीन लिख सकते हैं, लाइक दिस इज प्रोपीन, राइट। इसका मतलब है प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, these are actually ring chain isomers. It's simple. दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा और जो आइसोमेरिज्म इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हमको ऐसा भी दिया हो, एक लेटर से साइक्लोब्यूटेन दिया है और एक दे दिया है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी हमारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, इसमें ही हम लोग इसको भी रख लेंगे। तो इस तरह अलग अलग आपको मिलेंगे, दोनों में साइकिल्स है लेकिन दोनों के साइकिल्स अलग हैं, और इसमें ओपन चेन वाला पार्ट भी आ गया, तो इनको हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ही रखेंगे। बट ये एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कॉपी कर लो बेटा। गाइस हटा दें इसको। Yes, sir. चलो नाउ यू राइट पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर भी आपको अगर देखोगे तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई खास वो नहीं है। इसके लिए भी नोट लिखिएगा एवरीवन।
different structural isomers, which have different structural isomers which have identical carbon chains. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए बेटा इसमें? identical carbon chain. Identical carbon chains. Identical carbon chains. But differ in the position. Of the functional group. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो सकती है या फिर इवन सब्स्टिट्यूएंट Cl, Br, NO2 इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए भी हम बोलेंगे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म. Guys, see the example. CH3, CH2, 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 CH2OH. ये मैंने लिख दिया. अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 OH फर्स्ट पोजीशन पे मैंने लिखा. तो अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं बेटा? चेन उतनी ही कार्बन एटम्स की मैं रखूंगा. 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी 5 है, लेकिन ये सेकेंड जो CH जिसको मैंने लिखा है उधर मैंने OH लगा दिया. नाउ यू कैन सी पोजीशन हैज चेंज्ड. तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स हो गए. फिर मैं इसमें और भी पॉसिबिलिटी एक लिख सकता हूँ. ये भी हमारे लिए पोजीशन में डिफरेंस हो गया. ये तीनों एग्जांपल्स बड़ा सिंपल है हमारे लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म को इंडिकेट. तो मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो चेंज नहीं होती. हाँ, प्रिंसिपल कार्बन चेन तुम्हारी सेम होनी चाहिए, तभी उसमें आप बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, उसमें क्या निकलेगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म. देखो इसमें और भी एग्जांपल्स कई सारे लिए जा सकते हैं. एक में स्पेशल जैसे ये आपको बता दूं. ये लेट से मैंने यहाँ Br लगाया और फिर यहाँ भी Br लगा दिया, राइट ना. अब आप इसमें देखोगे तो Br की पोजीशन आप बदल सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा? तीनों पोजीशन आइसोमर्स. पहले वाले में हमारे ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरे वाले में मेटा पोजीशन पे, और तीसरे वाले में ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है. ठीक है. नाम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया. अभी जैसे एक एग्जांपल अगर तुम रिकॉल करो, मैंने जो शीट आपको दी है ना उसमें ये मिलेगा. इसको जाइलिन कहते हैं और इसको ओजाइलिन बुलाया जाता है. ओ मीन्स ऑर्थोजाइलिन. ठीक. तो अगर मैं इसका मेटा जाइलिन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर, है ना. यस. फिर इसी तरह से आई कैन राइट पीजाइलिन. इसको भी कॉपी कर लो.
Done, sir. सबने कॉपी कर लिया बेटा? गाइस अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लाइक इफ आई टेक C4H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसके मैं स्ट्रक्चर्स लिखूं CH3, CH2, CH2, CH2OH, फिर एक B लिखता हूं मैं CH3, CH2, CHOH, CH3, फिर एक C लिखता हूं CH3, CH, CH3, CH2OH, ये मैंने लिखा। अब इसमें अगर मैं आपसे हाईलाइट करने को बोलूं कि A एंड B, व्हाट डू यू थिंक, ये कौन से आइसोमर्स हैं? A एंड C, Position. व्हाट डू यू थिंक, क्या आइसोमर्स हैं? B एंड C, व्हाट डू यू थिंक, क्या आइसोमर्स हैं? कोई बता सकता है? सर A और B पोजीशन आइसोमर्स। वेरी गुड। सर और चेन आइसोमर्स। और वे और क्या है? चलो तो मैं आंसर लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है बेटा। ए एंड बी पोजीशन आइसोमर्स आप बोल सकते हो क्योंकि चेन्स जो हैं एक जैसी हैं, लेकिन ए एंड सी या बी एंड सी इनको देखोगे तो चेन में, मेन चेन में, पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? चेन आइसोमर। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं इसका C4H8, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक लेटर से बनाते हैं हम लोग CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये ले लिया हम लोगों ने, एक ले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 एक ये ले लिया, और एक हमने ले लिया ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, फिर से वही कहानी। A and B, what kind of isomerism? B and C, what kind of isomerism? A and C, what kind of isomerism? तो अब इन दोनों में चेन बिल्कुल एक ही जैसी, पोजीशन डबल बॉन्ड की डिफरेंस हुई, डिफरेंट आई, इसका मतलब पोजीशन पोजीशन। फिर उसके बाद ए का इसके साथ या बी का इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो Chain चेन में isomerism. डिफरेंस आया, तो इसलिए चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो बेटा। In JEE, they ask questions like find the total number of isomers, find the total number of chain isomers, इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको उस टाइप की क्वेश्चंस के साथ डील करना है, बिकॉज कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जिसको आप लगा के टोटल आइसोमर्स निकाल लो, आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे तब जाकर के आपको टोटल आइसोमर्स आते हैं। बट वो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्या क्या स्टाइल होना चाहिए, उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो शुरुआत में आपको करना पड़ता है, जो यूज करना पड़ता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बिफोर आई टेल यू रिमेनिंग आइसोमेरिज्म्स, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लर्न करेंगे। तो सब लोग हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। Sir, if someone has written that C4H8 का example, can you send on group? कोई बेटा ग्रुप में डाल देना। Yes sir, डाल दूंगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी का दूसरा नाम है
index of hydrogen deficiency, index of hydrogen deficiency, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इसी का एक और नाम भी है, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये पहले हेडिंग डालिए, फिर मैं इसके लिए एक नोट लिखाता हूं बेटा। शुरू करें? यस सर। Yes. गाइस, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे उन कंपाउंड्स के साथ जिसपे केवल कार्बन हो, जिस और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबके लिए करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सबके लिए करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उन कंपाउंड्स में, समझ लो जिसके पास केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नोट फॉर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के रिगार्डिंग ही नोट है, बट वो किसके लिए है? हाइड्रोकार्बन्स के लिए। लिखेगा इसमें this is defined as this is defined as the number of pairs of H atoms. This is defined as the number of pairs of H atoms, number of pairs of H atoms that must be subtracted, the number of pairs of H atoms, hydrogen atoms, that must be subtracted from the molecular formula, of the corresponding alkane, from the molecular formula of the corresponding alkane to give the molecular formula under consideration, to give the molecular formula under consideration। एक बार और बोल देता हूं बेटा, पूरा नोट वेरीफाई कर लो आपने जो लिखा हुआ है। दिस इज डिफाइंड एज the number of pairs of H atoms, hydrogen atoms, that must be subtracted from the molecular formula of the corresponding alkane to give the molecular formula under consideration। सबने लिख लिया बेटा? Yes. Now listen, मान लीजिए कि उसने आपसे पूछा है इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H6 का, इसका पूछ लिया है क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ, वो आपसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलकर पूछ सकता है, वो आपसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ सकता है। इसके करना वही काम है। ध्यान से सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जो नोट है उसको यूज कैसे करूंगा वो सुनो। C4H6 जो भी दिया हुआ ये हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन लिख दो। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि 4 कार्बन एटम्स के एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सेकेंड्स में C4H10 बता दोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एल्केन देखो उसमें लिखा हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन, उसको अंडरलाइन कर लो, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। अब आप इन दोनों के हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस बताओ बेटा। 4. डिफरेंस कितने एटम्स का आ रहा हाइड्रोजन के? 4। फिर उसने स्टार्टिंग में क्या बोला है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ H एटम्स। नंबर ऑफ H एटम्स नहीं बोला उसने, क्या बोला है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ H एटम्स।
तो बताइए पेयर्स कितनी हो जाएंगे इन दो। 4H में? सर 2 पेयर। वही हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दोबारा मेरी बातें सुन लो, जो भी हाइड्रोकार्बन दिया है उसमें देखो कितने कार्बन दिए हैं, उस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे एल्केन फॉर्मूला लिखो, फिर दोनों के H एटम्स का डिफरेंस निकालो और उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? Yes. यस सर। ओके, इसको लिख लो बेटा। Done, sir. अभी जैसे मैं एग्जांपल लिखूं इसमें C5H10 ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम क्या होगा बेटा, इसका क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग एल्केन। Alkane. तो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C5H12। 15. Yes. C5H12। तो बताइए डिफरेंस H एटम्स का कितना आएगा? 2. H एटम्स का डिफरेंस आया 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन One. कितना आएगा? हाँ, तो H एटम्स का जो डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, और ये आएगा आपका 1। ठीक है, ये देखो, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बार बार, एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड ये नहीं, तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, क्योंकि उसका काम हम लोग किस चीज के लिए करेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए। तो एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि जो तुमको फॉर्मूला दिया है उसको तुम ड्रॉ कर लो। मैं तुमको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जब भी तुमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिलेट कर, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको याद कर लेना कि अगर कहीं पर भी तुमको डबल बॉन्ड एक मिलता है, एक डबल बॉन्ड, तो बताओ उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको सैचुरेट करने के लिए कितने H एटम्स की जरूरत पड़ेगी? 2. तो यानी 2 H एटम्स का मतलब तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता था, तो इसका मतलब है 1 डबल बॉन्ड और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो तो वो एक डबल बॉन्ड के बराबर हो सकता है, और एक डबल बॉन्ड अगर दिया है तो उसका मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आई होप सबको क्लियर है ये बात। Yes. फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर तुम्हें दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको सैचुरेट करना है, तो कितने H एटम्स की जरूरत पड़ती है? 4 4 atoms. 4 H एटम। तो फिर वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कितना कन्वर्ट हुआ? 2। 2 degree of unsaturation. आई होप सबको मेरी बातें समझ में आई। Yes. अब एक और चीज जिसपे लोग एक्चुअली कंफ्यूज रहते हैं, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं होती है, डबल ट्रिपल को तो अनसैचुरेटेड मानते हैं, लेकिन वो लोग रिंग को अनसैचुरेटेड नहीं मानते। आप इसको रट लेना बेटा, 1 रिंग कहीं पर भी दियो, उसका मतलब चाहे बड़ी रिंग हो छोटी रिंग, कोई मतलब नहीं, रिंग मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक रिंग अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो उसका मतलब होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये जो सामने लिखा हुआ है ना, ये बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ठीक, यही है मेन चीज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास C3H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो, जो मैंने आपको स्टाइल सिखाई है, इसमें तुम्हें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगी। अगर मान लो वो डेफिनेशन भूल गए एग्जाम में, तो एक जुगाड़ ये है कि आप इसका एक स्ट्रक्चर बना लो, एक स्ट्रक्चर। तो कोई भी बच्चा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आसानी से बना सकता है। एक स्ट्रक्चर बन गया, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, और एक डबल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में है, इसका मतलब इसके पास कितने DUU हो गए? DOU 1 DUU।
अब 1 DOU होता है तो वो रिंग के बराबर भी हो सकता है, यानी मैं अगर इसका दूसरा आइसोमर बनाना चाहूंगा तो मैं रिंग बना सकता हूं। यानी कि DOU आने से आपको फायदा हुआ, आपको DOU जो है 1 DOU के बदले क्या बनाया जा सकता है वो आपको क्लैरिटी हो गई। इससे क्या होगा, आपको टोटल आइसोमर्स निकालने में आसानी होगी। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं, केवल इतना कॉपी करके रख लो अभी। डन सर। डन सर। ओके गाइस, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ isomers for molecular formula C4H6। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर तुमको दूसरी स्टाइल से ऐसे दे सकता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ cyclic isomers, cyclic isomers for molecular formula C4H6, है ना। अभी कुछ भी दिया हो क्वेश्चन, करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, देखो आपके पास C4H6 है, राइट बेटा, C4H6। सबसे पहली चीज तुम्हें ये करनी है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, C4H10। 10। तो डिफरेंस ऑफ H कितना आएगा, 10 माइनस 6 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था, आप नोट्स में चेक करिए, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब इसको कैसे यूज करें, क्योंकि ये हमने लर्न ही इसीलिए किया क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स में इसकी हेल्प लेनी है। तो इसको यूज कैसे करें, तो अगर किसी कंपाउंड में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज स्ट्रक्चर्स में, आई कैन हैव 2 डबल बॉन्ड्स। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो सकता है कि कंपाउंड में है 2 डबल बॉन्ड्स। क्या सबको मेरी बात समझ में आई बेटा, Yes. या Yes, फिर sir. कंपाउंड में है 2 rings. One single one. The triple one. वेरी गुड सब। अब मैं देखो लिखता हूं, तुम लोग यही सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ट्रिपल बॉन्ड, फिर कंपाउंड में है 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग, ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। फिर क्या हो सकता है, 2 रिंग्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा तुम कोई और पॉसिबिलिटी नहीं लिख सकते। कंपाउंड में है 2 डबल बॉन्ड, कंपाउंड में है 1 ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड में है 1 डबल एंड 1 रिंग, and compound may have 2 rings. These are the 4 possibilities if you have degree of unsaturation 4. इसका फायदा क्या हुआ, आप इसका फायदा ये हुआ कि आप वो स्ट्रक्चर सोचोगे, ड्रॉ करोगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स आ जाए। बन पाए नहीं बन पाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं कि 2 रिंग्स वाले केसेस बने ही हमेशा, हमने पॉसिबिलिटी लिखी है। अभी ड्रॉ करके देखने पर पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बेसिस पे टोटल आइसोमर्स आंसर लिख देंगे हम लोग। केवल आपको एक आइडिया मिला कि कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है। इज माय पॉइंट क्लियर? Yes. Sir. Yes, Yes, sir. sir. अब हम लोग शुरुआत करते हैं। 4 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, और हमें 2 डबल बॉन्ड्स प्लेस करने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो कार्बन की एक चेन बना लेंगे, है ना। सबसे पहले चेन बनाना होता है, चेन बना लिया। अब 2 डबल बॉन्ड्स रखना है तो हम 2 डबल बॉन्ड्स ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे किसके साथ बेटा, H के साथ। फिर जो भी फॉर्मूला है कॉम्पोजिशन, उसको गिवन से मैच करा लेंगे। गिवन क्या है बेटा, C4H6, देखो मैच कर रहा है। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर उधर करके देख लेंगे, जैसे आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते। इट्स नॉट अबाउट स्टेबिलिटी, हमको सारे आइसोमर्स लिखने हैं यहाँ पर, है ना।
एक ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ब्रांच दे दें? तो अगर तुम कोशिश भी करोगे तो ब्रांच पॉसिबल नहीं है। देखो ऑलरेडी इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और इधर आप CH3 रखो या लेफ्ट में रखो वो सेम ही होने वाला है। सो आपको 2 डबल बॉन्ड्स वाले केवल 2 केसेस मिल रहे हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचेंगे तो समझ लो पहली पोजीशन पे आपने ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर दिया। फिर क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल देते हैं। ऐसा बन सकता है। अच्छा, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह दे सकते हैं? तो नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर इधर उधर हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें ब्रांचिंग जैसी कोई सवाल ही नहीं उठती है। ये हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बनता है एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो 4 कार्बन एटम्स का रिंग बनाना शुरू करना है, तो कहां से शुरू करेंगे? सबसे बड़ी रिंग 4 कार्बन एटम्स की कौन सी बन सकती है? ये वाली, राइट ना। अब फिर इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्लेस कर दो, लाइक दिस। डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया। अब ये डबल बॉन्ड कहां कहां रख सकते हैं? देखो डबल बॉन्ड तुम इस तरह हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो, टॉप पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही चीज होगी जिसको कहेंगे साइक्लोब्यूटीन। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। फिर क्या कर सकते हो बेटा कि ये जो तुम्हें 4 दिख रहा है, अब इसको 3 मेंबर्ड रिंग बना दो। अब एक एक्स्ट्रा जो है कार्बन, वो मैं बाहर ब्रांच की तरह इस तरह लगा सकता हूं, है ना। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो बेटा क्या क्या हो सकती है। तो कोई बच्चा डबल बॉन्ड ऐसे डाल सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। फिर कहाँ डाल सकते हैं हम लोग? यहां भी तो डाल सकते हैं। अच्छा, यहां डालो या यहां डालो, वो इसी कार्बन का डबल बॉन्ड है तो सेम माना जाएगा। ये नहीं कि तुमने जबरदस्ती रिपीट कर दिए स्ट्रक्चर और उससे टोटल आइसोमर्स बढ़ गए, वो नहीं करना है आपको। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड यहां और डबल बॉन्ड यहां, ये डिफरेंट सिचुएशंस है। क्योंकि इस वाले कार्बन जो कि मिथाइल से कनेक्टेड है, वो इसमें डबल बॉन्ड से दूर है और इसमें सेम ही कार्बन डबल बॉन्डेड है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, मैं इसको बाहर भी तो निकाल के लगा सकता हूं, ऐसा। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या रिंग 2 कार्बन की हो सकती? नहीं, इसका मतलब उसके नीचे नहीं जा सकते। तो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। फिर क्या चीज बची बेटा? 2 रिंग्स की पॉसिबिलिटी। अब 4 कार्बन एटम्स टोटल है। पहली चीज माइंड में आएगी, 4 कार्बन एटम्स के साथ 2 रिंग्स तो नहीं बन सकती, क्योंकि 2 रिंग बनानी है। तो हमारे पास, क्योंकि एक रिंग बनाने के लिए कितने कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ रही? कितने एटम्स की, मेंबर्स की? 3। 3, तो 2 रिंग्स बनाने के लिए कितनी चाहिए होगी? 6. 6। लेकिन लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो तुमको समझ में आएगा कि कॉमन भी होती है कोई चीज। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 रिंग्स दिखाई दे रही हैं सामने, देखो टोटल, लेकिन कार्बन कितने यूज हुए? ओनली 4। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. तो यानी 2 रिंग्स वाली केस भी कवर हो गई। अब इसके अलावा कुछ और बनता नहीं है। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की इंपॉर्टेंस क्या नजर आई तुम्हें? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की इंपॉर्टेंस ये पता चली कि तुम्हें पॉसिबिलिटीज आ गई कि स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखना चाहिए। तुमने वो सब किया और टोटल आइसोमर्स निकल आए। तो टोटल आइसोमर्स नंबर अभी आप लिख सकते हो। अच्छा, उसने दूसरा क्वेश्चन जो दिया उसमें नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स बोला है। तो साइक्लिक आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 लिख सकते हो। इज माई पॉइंट क्लियर? Yes, sir. चलो इसको कॉपी कर लो बेटा। देन बेटा Yes, Yes, sir. sir. copy this part also. Done, sir. Guys,
अब जो अलग अलग केसेस बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें डिग्री ऑफ, एक मैं आपको लास्ट में एक फॉर्मूला दे दूंगा, तो अगर बाई चांस किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता है इन सब से निकालने में, तो फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल देना। याद रखो अपना ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाए। कैसे निकाला है इट्स अप टू यू। एक मैंने वो भी स्टाइल सिखा दी कि कोई एक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसमें पता कर लो कितने डबल बॉन्ड्स हैं, उतने ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएंगे। फिर उसको आप रिंग में कन्वर्ट कर लो, उसको आप जो है ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो। इट्स अप टू यू हाउ यू फाइंड दैट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एंड में मैं फॉर्मूला भी दूंगा और मैं एडवाइस भी करता हूं आप उसको याद कर लो। लेकिन उससे पहले जैसे अब केसेस जैसे ऐसा बन सकता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एच के अलावा क्या चीज प्रेजेंट हो, हेलोजन, कंटेनिंग हेलोजन। एक केस बन सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग ऑक्सीजन। फिर एक केस बन सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। जनरली आपको यही मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनकी बात करेंगे, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हेलोजन होगा। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला मैं लिखता हूं C4H6Cl2, ये दिया हुआ है, हेलोजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेलोजन मोनोवैलेंट होता है, बिल्कुल H जैसा बिहेव करेगा। यानी कि अगर फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग जितने हेलोजन है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा और इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो सेम होगा। दिस इज द स्टाइल, है ना। बड़ा सिंपल है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, C4H10। डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। 2H का डिफरेंस आया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई, 1। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो भी हेलोजन हो उसको हाइड्रोजन मान लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, आंसर। ऑक्सीजन वाला देखो, ऑक्सीजन वाले में क्या होगा, कोई लेटर से फॉर्मूला दिया हुआ है, मान लेते हैं C4H8O, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक तरीका तो है कि तुम इसका एक स्ट्रक्चर कोई भी बना लो, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लो। जैसे मान लो तुम्हारा मन किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना लो, CH3 CH, या मैं O से शुरू कर लेता हूं, है ना, HO CH2 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 CH3। देखो इसमें तो तुम्हारे कार्बन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखोगे तो 10 हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटा देंगे। आप देखो मैच कर गया, दिख रहा है बेटा। 8 आपके हाइड्रोजन एटम्स हो गए, कार्बन 4 हो गए, ऑक्सीजन। यानी कि आपको क्या पता चलता है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 1, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड पूरे उसमें आया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आइडिया लग गया, ठीक। लेकिन जो स्टाइल है अब वर्किंग वाली, उसमें ये रहते हैं कि इसका ऑक्सीजन हटा दो। ऑक्सीजन कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है। तो जो भी रिमेनिंग फॉर्मूला आएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका जो DOU आएगा और पहले का जो DOU होगा वो सेम होगा। दिस इज द स्टाइल। मैं कह रहा हूं कुछ भी स्टाइल यूज करो, तुम्हें DOU निकालना है, समझ गए। तो इसका DOU अभी थोड़ी देर पहले तो कोई यहाँ निकाला हुआ है 1, और हमारा इसमें ऑलरेडी 1 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो ये एक स्टाइल है, एक ये स्टाइल है, जो तुम चाहो। और अभी फॉर्मूला दे दूंगा उसका भी आप निकाल सकते हो। एक और देखो यहाँ पर C4H9N, ये दिया हुआ, इसमें नाइट्रोजन आ गया। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालना होता है तो हम लोग नाइट्रोजन हटा देते हैं और एक H भी साथ में रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, एक N हटाते हैं, रिमूव 1 नाइट्रोजन और उसके साथ 1 हाइड्रोजन। तो जो भी फॉर्मूला आएगा उसका जो DOU होगा वही DOU इसका भी होगा। तो इसका DOU कितना आया था बेटा, 1। तो इसका DOU कितना निकलेगा, 1। देखो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं इन सबको आपको अवॉइड करता हूं करने के लिए। और बेस्ट रहता है कि यू यूज फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइनल फॉर्मूला है बेटा। फ्यूचर में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं
वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीजन यहां रोल प्ले करता ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, कहीं पर भी किसी में भी यूज करो आपको आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा था C4H9N, उसमें लगाकर देखते हैं C4H9N, इसमें लगाकर देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले 1 निकाला था। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बेटा 4 प्लस 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 9/2, हेलोजन कितने 0, नाइट्रोजन कितने 1/2, कितना आ जाएगा ये 1। क्लियर है बेटा, इसको देख लो, इसको लिख लो और बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। विल टेक एग्जांपल्स जिसमें इसको यूज करेंगे और नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा? Yes. Sir, lastly. हाँ, इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो, एंड देन यू कैन लीव।